नमस्कार। 24 की चकल्लत से हमने ये शुरुआत की थी और उसके बाद मामला 25 हुआ और अब तक हो गया है 26। लेकिन सवाल जस के तस बरकरार हैं। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन आपको दिखा रहे हैं। कहां है घमासान की तैयारी, कहां किसकी कितनी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर कितना पड़ रहा भारी। प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद खाली हुई बड़ा मलहरा सीट पर लगनी शुरू हो गई है कांग्रेस के दावेदारों की कतार। क्या इस बार बाहरी और स्थानीय का मुद्दा फिर गरमाएगा? बड़ा मलहरा से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के 1 दर्जन पदाधिकारी पार्टी को जीतने का दम दिखा रहे हैं, दे रहे हैं जीत की गारंटी। इस बार हम बाहर के किसी भी कैंडिडेट को अपने यहाँ बड़ा मलहरा विधानसभा में घुसने भी नहीं देंगे और सिर्फ लोकल का कैंडिडेट जो भी जीतने वाला होगा उसके लिए हम टिकट लाएंगे और जिताएंगे। तो पार्टी अपना सर्वे करा ले या जनता से पूछ ले या जो भी हो, और जिसका नाम सबसे आगे आता है पार्टी उसको चुनाव में उतारे। क्या बड़ा मलहरा में कांग्रेस के दावेदारों की कतार इस इंतजार में ही थी कि कब प्रद्युम्न सिंह लोधी पाला बदलें और कब वो दावेदारी जताएं? प्रद्युम्न सिंह लोधी इधर बीजेपी से कांग्रेस में गए और इधर कांग्रेस में दावेदार तैयार हो गए। 2008 में इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी मंजुला देवड़िया तो इस नारे के साथ दावेदारी कर रही हैं कि बड़ा मलहरा को जिताना है तो स्थानीय को ही मैदान में लाना है। हमेशा से अपने यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए तब भी 2008 में मैंने चुनाव लड़ा था और आज भी मैं सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जनता की सेवा करूँ। क्योंकि बक्सवाहा ब्लॉक जो बड़ा मलहरा विधानसभा में आता है वहाँ की मैं बेटी हूँ और बड़ा मलहरा की मैं बहू हूँ। इसलिए मैं जनता की सेवा के लिए, जो मेरे लोग हमेशा परेशान होते रहते हैं, मैं सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए मैदान में आना चाहती हूँ। यदि पार्टी नेतृत्व हमें जिम्मेदारी देता है तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। कांग्रेस में दावेदारों की कतार लंबी है। कांग्रेस जिला सेवा दल की अध्यक्ष दीप्ति पांडे भी कांग्रेस की पारिवारिक पृष्ठभूमि होने का वास्ता देकर कह रही हैं कि अगर पार्टी उन्हें टिकट दे तो वो भी जीत की गारंटी लेने तैयार हैं। पार्टी अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को अगर ये अवसर देती है तो बिल्कुल हम पूरी जी जान से, मन, वचन और कर्म से कांग्रेस पार्टी के सिपाही के रूप में काम करेंगे और ये सीट उनको जीत के देंगे। आपको विश्वास है कि पार्टी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपेगी? बिल्कुल। आज वर्तमान परिस्थिति में जो घटनाक्रम चल रहे हैं तो हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व बिल्कुल इस बात को गंभीरता से लेगा और जमीनी स्तर से, खास तौर से कांग्रेसी विचारधारा के लोगों को, कार्यकर्ताओं को पार्टी आगे लाएगी, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं धोखेबाज सिद्ध नहीं होंगे। कांग्रेस में इन 2 दावेदारों के अलावा भी 1 दर्जन पदाधिकारी और हैं। प्रद्युम्न के कांग्रेस से रवानगी के बाद जो टिकट की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के उलट बीजेपी में नए मेहमान का स्वागत सन्नाटे से हो रहा है। असल में इसी इलाके के कई दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए आए हैं प्रद्युम्न। लिहाजा पार्टी में जिला संगठन को उम्मीद है कि संभावित उम्मीदवार भी प्रद्युम्न ही होंगे। लिहाजा दावेदार भी आगे नहीं आ रहे। विधायक जी थे वो यहाँ से चले गए हैं। हमको यहीं का लोकल का विधायक चाहिए है और विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। कांग्रेस से थे वो चले गए हैं। अब फिर से चुनाव होने हैं 2 महीने बाद, तो हम यहीं लोकल के विधायक का सपोर्ट करेंगे। अब क्या कहोगे वोट मांगने आएंगे तो? वोट मांगने आएंगे कि हमारे यहाँ का विकास करवाइए। तो क्या बड़ा मलहरा सीट पर ये दल बदल बीजेपी की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? अगर पार्टी प्रद्युम्न सिंह लोधी को ही उम्मीदवार बनाती है तो ये भी तय है कि उन्हें कल तक अपने साथ रहे लोगों का ही सामना करना पड़ेगा।
छतरपुर में सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना का इलेक्शन से है कौन सा कनेक्शन? ग्वालियर चंबल में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की कोई सियासी वजह भी है क्या? मुरैना में कोरोना का ब्लास्ट कौन सी सियासत है? इसके पीछे क्या कोरोना की वजह से बढ़ सकते हैं उपचुनाव? देखिए कोरोना का सियासी एंगल। कोरोना का इलेक्शन से कोई कनेक्शन है क्या? ये इत्तेफाक है कि एमपी में सत्ता परिवर्तन के दौरान से कोरोना को सियासी ढाल बनाने की कोशिश की गई और राजनीति में कोरोना का कनेक्शन बना रहा। याद कीजिए, 4 महीने पहले कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय भी कोरोना से सरकार के बचाव की बहुत कोशिशें की गई थी। और अब ग्वालियर चंबल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चुनावी रंगत चढ़ रही है। सवाल ये है कि ग्वालियर चंबल इलाके में अकेले मुरैना में ही क्यों बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ? भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को मंडी में खरीदा है। जो लोकतंत्र को खरीद रही हो, लोकतंत्र की नीलामी करने वाली पार्टी की सरकार है, तो ये 24 सीटों का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को प्रभावित करने का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। सवाल कांग्रेस उठा रही है और इस दलील के साथ कि मुरैना में इसलिए बढ़ा है संक्रमण क्योंकि यहाँ उपचुनाव की 5 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जिस जगह भी है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के दावे झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को मंडी में खरीदा है। जो लोकतंत्र को खरीद रही हो, लोकतंत्र की नीलामी करने वाली पार्टी की सरकार है, तो ये 24 सीटों का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को प्रभावित करने का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। कोरोना सबसे ज़्यादा मुरैना में निकाला है। ग्वालियर में उतना नहीं है, भिंड में नहीं है, दतिया में नहीं, सुवासरा में नहीं, आगर में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सीट है जिले में और मुरैना में सबसे ज़्यादा 5 सीट हैं। तो 5 सीट है तो कोरोना ज़्यादा निकाल करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ लोग प्रचार करने नहीं आए। ऐसा उनका षड्यंत्र है। कांग्रेस उपचुनाव जल्दी करवाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या की जिस पंचलाइन के साथ वो एमपी के सियासी घटनाक्रम को जनता के बीच पेश कर रही है, वो वाकया वोटर के दिमाग से उतरे उसके पहले चुनाव हो जाए। पार्टी की चिंता है कि बीजेपी कोरोना की आड़ में चुनाव आगे बढ़ा सकती है। चुनाव की तारीखें जितनी आगे बढ़ेंगी, जाहिर है फायदा सत्ता में बैठी पार्टी को ही मिलेगा। जब उसे मालूम है कि वो वहाँ पर हारने वाली है, तो पहले से इस तरह के आरोप लगाने लगे। जैसे अब जहाँ हारती है वहाँ ईवीएम पे लगा देती है ना, और जहाँ जीत जाती है वह खामोश हो जाती है। ये उसी तरह का कमोबेश आरोप है। चुनाव कोरोना काल में हो न हो, ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा। कांग्रेस या भाजपा तो तय करेगी नहीं। सर, लक्ष्मण सिंह ने और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कांग्रेस का किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास रहा ही नहीं। दिलचस्प ये है कि कोरोना का डर मौके मौके से महसूस किया जा रहा है। पहले बीजेपी कमलनाथ सरकार से कह रही थी कोरोना से डरो ना। अब आगामी विधानसभा से लेकर उपचुनाव तक बीजेपी की फिक्र बन गया है कोरोना। कोरोना का मौके से सियासी इस्तेमाल हो रहा है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। मालवा निमाड़ को चुनाव से पहले सौगात, क्या बीजेपी की 5 सीटों पर असर दिखाएगी? सांवेर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रमेश मेंदोला की कैबिनेट में अनदेखी किस शक्ल में बाहर आएगी? बदनापुर को क्या कांग्रेस बदलापुर बनाएगी? देखिए चुनावी चकल्लस में मालवा की महाभारत। मिशन 24 और इसी मिशन 24 पर जुट गई है बीजेपी।
जिसके लिए उसने उपचुनाव की 24 सीटों पर अपने मोहरे फिट कर दिए हैं। शिवराज कैबिनेट में मालवा निमाड़ को खासी तवज्जो दी गई, जहां इस बेल्ट से 9 मंत्री बनाए गए हैं, मालवा से 7 और निमाड़ से 2। इससे पहले तुलसी सिलावट मालवा से मंत्री बन चुके हैं, यानी मालवा से 8 और निमाड़ से 2 मंत्री बनाकर 10 मंत्री इस बेल्ट से बनाए गए हैं। जहां बीजेपी के टारगेट पर है मालवा से उपचुनाव में शामिल सांवेर, सुवासरा, बदनावर, आगर और हाट पिपल्या। अब जरा मालवा की महाभारत को समझने की कोशिश करते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मालवा की 5 सीट जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि शिवराज कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय के करीबी कहलाने वाले और विधानसभा 2018 में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले रमेश मेंदोला को क्यों जगह नहीं दी गई, जिन्हें सांवेर का प्रभारी भी बनाया गया है। रमेश मेंदोला के मंत्री नहीं बनने पर ऐसे ही मेंदोला के समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की। तो क्या ये अनदेखी सांवेर सीट पर बीजेपी को भारी पड़ सकती है, जो सांवेर सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई है? नहीं, रस्साकसी जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य होता है और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है। जिस कार्यकर्ता के जिम्मे जो कार्य है वो उस कार्य को कर रहा है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने चूंकि उपचुनाव में 5 सीटों की जिम्मेदारी दी है, तो वे अपने उस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। अब धार की उस बदनावर सीट की बात करते हैं। बदनावर सीट राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को शिवराज कैबिनेट में जगह मिली और उसके बाद तो प्रशंसकों में जोश भर गया। लेकिन कांग्रेस ने बदनावर में बदलापुर में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का पुतला फूंक डाला। जमकर नारेबाजी हुई, यानी कैबिनेट के ऐलान के बाद जहां बीजेपी ने कमर कस ली है, तो कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मिशन 24 में सत्ता का संग्राम शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार का 15 महीने में तख्ता पलट करने वाले 22 विधायकों को जब सिंधिया के समर्पण में इनाम मिला, तो जाहिर सी बात थी कि उनकी बाँछें खिलेंगी ही। लेकिन कांग्रेस जनता के सामने इसी मुद्दे को भुनाने का मन बना रही है कि ये सौदा था खरा खरा, जहां बिकाऊ को मिला अमृत और जनता को मिला विष। जो लोग पार्टी को खड़ा करके अपने खून पसीने से जिंदा रख रहे हैं, जिनने पार्टी को बरसों जिताने के लिए मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उनके सामने आप ये संदेश दे रहे हो कि पार्टी से जो खिलाफत करके चुनाव लड़ा है और जिनने पार्टी को हराया है उसको हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। तब से ये वहां जो वातावरण खराब हुआ है वो आगे आने वाले चुनाव में कष्ट तो देगा। निष्ठावान कार्यकर्ता सम्मान चाहता है, स्वाभिमान चाहता है, अपमान नहीं चाहता। पार्टी फोरम पे रखी है, पार्टी को बहुत बताया, पार्टी को पता है, पार्टी के सामने चर्चा हुई है। ये चर्चा मैं पार्टी में बता चुका हूं, संगठन को बता चुका हूं। अब ये पता नहीं कैलाश विजयवर्गीय जी के इस कृत्यों के ऊपर पार्टी क्यों चुप है, मुझे आश्चर्य है। लेकिन अभी समय रहते इस पर एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो इसके परिणाम जो है पार्टी को खराब दिखेंगे। हमें भी दुख होगा इस बात का। पार्टी का अगर नुकसान होता है तो कोई बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता खुश होता है, ऐसा नहीं है। ये तो थी कांग्रेस की बीजेपी को घेरने की रणनीति। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी में इस मंत्रिमंडल के ऐलान के बाद सब कुछ ठीक है? रमेश मेंदोला की नाराजगी सांवेर में क्या गुल खिलाएगी? बदनावर में दत्तीगांव का टिकट फाइनल है, तो भवन सिंह शेखावत खेमा क्या इस सीट से अपना पत्ता साफ होने पर चुप बैठा रहेगा, जो पहले भी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं? कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक को रेवड़ी मिली, और जो बीजेपी नेता सियासी जमीन तैयार करते रहे उनके हाथ लगी मायूसी। तो क्या रूठों को मना पाएगी बीजेपी? पूरे प्रदेश में भाजपा के नेता में आंतरिक कलह सामने आ रहा है। ठीक इसका उदाहरण बदनावर है, हाट पिपल्या, सभी जगह सीटों पे यह हो रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पुराने विधायक बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि सरकार को जो जिस तोड़कर जो बनाया गया उसमें सिंधिया के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। भाजपा में भी स्थिति आंतरिक कलह की पैदा हो चुकी है। भाजपा के बड़े नेता जाकर लीपापोती करना, समझाने का प्रयास कर, लेकिन आंतरिक कलह इनका थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका सीधा सीधा उपचुनाव में परिणाम सामने आएगा कि भाजपा हाशिए पर चली जाएगी। सुवासरा में हरदीप सिंह डंग को मिला पद। क्या सुवासरा में राधेश्याम पाटीदार हरदीप सिंह डंग को मिले मंत्री पद पर मन महसूस कर बैठ जाएंगे? हाट पिपल्या में दीपक जोशी को अच्छे से टटोल नहीं पा रही बीजेपी। तो क्या ये कैबिनेट विस्तार मालवा की महाभारत में बीजेपी की जीत का शंखनाद होगा, या फिर रूठे हुए अपने घर में सेंधमारी करेंगे? आखिर मिशन 24 में मालवा के मन में क्या है? धार से नवीन मेहर, झाबुआ से वीरेंद्र और इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
चुनावी चकल्लस में आगर विधानसभा सीट की बात, क्या मिल पाएगी आगर को राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात? रेल का इंतजार कब खत्म होगा और कब तक घर घर पानी के लिए वोटर लगाएगा गुहार? बीजेपी के विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन से खाली हुई इस सीट पर सुनिए जनता के सवाल, जिसका सामना उम्मीदवारों को करना है। बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ आगर, 5 विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी का कब्जा, लेकिन अब भी रेल और घर घर पानी के लिए वोटर का इंतजार। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट पर 15 साल बीजेपी की सरकार होने के बावजूद हालात नहीं बदले। इलाके में चौड़ी सड़कें, रेल का इंतजार, रेल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और घर घर पानी की गुहार। आश्वासन हर चुनाव में मिले, लेकिन उम्मीदें हर चुनाव में बनी रही। इस बार भी उज्जैन कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने का मुद्दा यहां सबसे ज्यादा गरमाया है। मुद्दा रेल का भी है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर आगर का ये देखा जाए तो उज्जैन से राजस्थान बॉर्डर को टच करने वाली, जोड़ने वाली चौली, उज्जैन चौली रोड का है। पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार रही, केंद्र में भी 6 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार को। इन्होंने भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर और स्थानीय नेताओं तक ने इस रोड को 4 लेन बनाने के लिए खूब जोर लगाया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहे। न तो रोड बना और न इस रोड का कुछ विकास हुआ। और विकास के मुद्दे ज़्यादा रहेंगे, किसानों के मुद्दे रहेंगे। विकास, अगर का विकास करना है तो विकास के सारे मुद्दे, जैसे बाईपास रहेगा और एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पे आएगा, ये सारे मुद्दे रहेंगे हमारे। पिछली सरकारों की यदि बात करें तो क्या लगता है कितना विकास हुआ, क्या काम अच्छे हुए हैं? पिछली सरकार का विकास यदि होता तो सरकार गिरती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने किसानों को जो लालच दिया था कि हम आपके खाते में इतने 2-2 लाख डालेंगे, यदि वो डल जाते तो शायद किसान नाराज नहीं होते और सरकार गिरती नहीं। कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को यहाँ मुद्दा बनाए हुए है। कांग्रेसियों की दलील है कि जो 15 साल में नहीं हुआ, आगर में वो 650 करोड़ की नल जल योजना 15 महीने में मंजूर हो गई, जिससे आगर के हर घर में पानी पहुंच सके। आगर के उपचुनाव में गाय भी मुद्दा रहेगी। कांग्रेसियों ने खुद को गौभक्त बताकर माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। इस दावे के साथ आगर में गायों की समस्या दूर करने कांग्रेस ने ही गौशालाओं का निर्माण करवाया था। हम लोगों ने आगर में बहुत विकास करा इन 15 महीनों के दौरान, जिसमें मुख्य रूप से हम देखें तो 615 करोड़ की नल जल योजना, जिससे हर आगर जिले के हर गांव में डोर टू डोर नल के माध्यम से जल, ये कमलनाथ जी ने स्वीकृत की। उसके बाद दूसरी चीज़ देखें अपन तो गाय माता के लिए 50 गौशाला स्वीकृत हुई, जिसमें से 20 लगभग बन के पूर्ण हो चुकी हैं और बाकी का काम निर्माण चल रहा है। और 9 बिजली की ग्रिडें मंजूर हुई हैं देखा जाए तो, और 5 डैम मंजूर हुए हैं। आगर विधानसभा में 5 डैम मंजूर हुए हैं। 350 करोड़ का किसान ऋण माफ़ी हुआ है। 250 करोड़ का मुआवजा मिला है किसानों को। पूर्ण विश्वास है जनता पर कि वो फिर उसके बाद वो यहीं पर रहे, लोगों के बीच में रहे। अब वो 24,000 से अधिक वोटों से जरूर जीत के आएंगे, और वो ही नहीं, पूरे जितनी भी सीट पे इलेक्शन होंगे वहाँ पर भी कांग्रेस की जीत निश्चित है। निश्चित तौर पर हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश में फिर से कमलनाथ जी का परचम लहराएगा। दावेदारों की अगर बात करें तो कांग्रेस में उम्मीदवार के लिए मंथन जारी है। बीजेपी से दिवंगत नेता मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज ऊंटवाल यहाँ से सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लिहाजा बंटी ऊंटवाल ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। आदरणीय सिंधिया जी हमारे यहाँ पर आए हैं, उनका सम्मान है, और ज़रूरत ही जो भी हमें काम की आवश्यकता पड़ेगी वो पूरी तरह से हमारे साथ में है, और उनका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। हमें ही नहीं बल्कि 2400 सीटों पर उपचुनाव में सिंधिया जी का बहुत हमें लाभ मिलने वाला है। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का लाभ मिलता ही आया है। उनकी कार्यशैली के कारण पूरा प्रदेश खुश है आज, और 1 और 11 की ताकत बनकर हम इस चुनाव में आने वाले हैं। आगर विधानसभा सीट पर इस बार उज्जैन कोटा राजमार्ग का चौड़ीकरण और आगर में कब पहुंचेगी रेल, ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया था। जीते बेशक बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर ऊंटवाल थे, लेकिन जीत महज 2500 वोट के अंतर की थी। क्या बीजेपी का गढ़ ये सीट अपना मिजाज बदलेगी, या फिर उपचुनाव में भी कमल ही खिलाएगा आगर?
तैयारियां दोनों तरफ से भरपूर हैं। आगर में रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।